Hello friends, this is Sunil Kumar from Sardana Tutorials. Welcomes you all. चले आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि मेंस्ट्रुएशन टॉपिक जो है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना स्कोप है इसका, और क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि जिससे हमें इसमें कम से कम एफर्ट के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले से कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा टॉपिक है, मेंस्ट्रुएशन हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, ऐसा टॉपिक है जिसका स्कोप बहुत है। अगर हम बात एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की करें, मेंस एग्ज़ाम की बात करें, टियर 2 एग्ज़ाम की बात करें, तो इधर 2 सालों में 2017-18 की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अप्रॉक्स 17 to 18 अप टू 20 क्वेश्चंस तक भी पूछे गए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। ये तो रही सीजीएल की बात, सीजीएल मेंस की बात। अब हम बात करते हैं सीएचएसएल की, बात कर लेते हैं एमटीएस की। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टियर 1 की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत स्कोप है इस टॉपिक का, और टियर 2 एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के उभरा है इधर 2-3 सालों में। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इस टॉपिक पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कम से कम शॉर्टकट आपको मिल पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले बेस्ड टॉपिक है। इसमें हर चीज़ के लिए अपना एक फार्मूला है। हर चीज़ के लिए अपना एक फार्मूला क्या मतलब, सिंपल सी बात है कि चीज़ों के शेप जैसे ही बदल जाएंगे वैसे ही फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब फार्मूला चेंज होने के साथ साथ अब उसमें कंडीशंस भी लगा दी जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा भी फार्मूलों का यूज हो जाता है ना। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस टॉपिक में फार्मूले का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि बहुत ज़्यादा स्कोप वाला टॉपिक है। इस पर बहुत क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बड़ा भी टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है। अरिथमेटिक में जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 बातें हो गई। तीसरी एक बात और कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें नहीं लगता है कि चीज़ों को आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रटना नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना ज़्यादा पड़ेगा कि क्वेश्चन में अल्टीमेटली कह क्या रहा है। बस यहीं पे ज़्यादातर लोग क्या कर जाते हैं, गड़बड़ी कर जाते हैं और वो गलत फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। पूछा कुछ जा रहा है क्वेश्चन में, बता कुछ देते हैं, या थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो गया, हम नहीं समझ पाए। तो ये सारी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मेंस्ट्रुएशन है क्या। मैथ्स की वो विंग, मैथ्स की वो शाखा मेंस्ट्रुएशन कहलाती है, क्षेत्रमिति कहलाती है, जहाँ पर हम चीज़ों के क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित गणनाएं करते हैं। मेंस्ट्रुएशन मैथ्स की वो विंग है, वो शाखा है जहाँ पर हम चीज़ों के क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित गणना करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है चीज़ों के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित गणना करते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लो, क्या सभी चीज़ों के शेप एक जैसे हैं इस दुनिया में? नहीं, हर चीज़ों के शेप अलग अलग हैं। तो अब हर चीज़ों के शेप अलग अलग हैं, लाखों की संख्या में चीज़ें हैं, तो क्या लाखों फार्मूले हमें पढ़ने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ शेप ऐसे हैं जो हमें हर हाल में जानने होंगे, उनसे रिलेटेड फार्मूले जानने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी सब उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ में सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन को बच्चों 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी कहलाती है 2D मेंस्ट्रुएशन और एक कैटेगरी कहलाती है बच्चों 3D मेंस्ट्रुएशन। अब ये 2D और 3D के, ये 2 डायमेंशनल मेंस्ट्रुएशन क्या है, 3 डायमेंशनल मेंस्ट्रुएशन क्या है। देखिए दोनों में सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
टू डायमेंशनल मेंसुरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ चीज़ों की एरिया से रिलेटेड बात होती है, जबकि बात करते हैं 3D मेंसुरेशन की तो यहाँ पर वॉल्यूम मतलब आयतन से संबंधित गणना होती है। यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित गणना होती है, यहाँ आयतन की बात करी जाती है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें टू एक्सिस एक्स वाई टू एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एक्स वाई के साथ साथ तीसरी एक्सिस जेड भी इन्वॉल्व होती है। क्लियर? इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं एक्स और वाई, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लेन से रिलेटेड बात करता है और ये स्पेस से रिलेटेड बात करता है। स्पेस का मतलब जैसे यहाँ पर इस तरीके से कोई पॉइंट है, सिचुएशन किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की स्थिति ये है, तो देखिए एक चीज़ तो ये हो गई कि ऐसे भी जाना है, ऐसे भी जाना है, ये टू एक्सिस हो गई, बट हमें तीसरी एक्सिस भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो स्पेस में इस तरीके से ऐसी कोई जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ें 3 डायमेंशनल हैं। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया। एक और डिफरेंस, बहुत बढ़िया सा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, जिनका परफेक्ट फोटोग्राफ लिया जा सकता है, जिनका परफेक्ट फोटोग्राफ लिया जा सकता है, ऐसी सभी चीज़ें, और इनका परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं लिया जा सकता, परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं, फोटोग्राफ नॉट टेकन। ठीक है ना? इनका परफेक्ट फोटोग्राफ लिया जा सकता है, बट यहां पर क्या लिखा है, परफेक्ट फोटोग्राफ नॉट टेकन, इनका परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं लिया सकता। जितनी भी 2 डायमेंशनल चीजें हैं, जितनी भी 2 डायमेंशनल चीजें हैं, उन सब का हम परफेक्ट फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेकिन जितनी भी 3 डायमेंशनल चीजें हैं उनका हम परफेक्ट फोटोग्राफ कभी नहीं ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लूडो का एक डाइस है, लूडो का एक पासा है, छोटा सा होता है, कितना छोटा सा होता है, इतना नन्हा सा होता है, लेकिन क्या कभी आप इसका परफेक्ट फोटोग्राफ ले सकते हैं? अगर आप इधर से ऐसे फोटो ले रहे हैं डाइस को पकड़ के, तो इधर का आ जाएगा, इधर का आ जाएगा, साइड का आ जाएगा, लेकिन पीछे का क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और इसी तरीके से अगर उधर से लें तो इधर जो पीछे पार्ट पड़ जाएगा उसका फोटो नहीं आ सकता। हम अपने हाथ में ये पेन पकड़े हुए हैं बच्चों, क्या इस पेन का परफेक्ट फोटोग्राफ कभी लिया जा सकता है? कभी नहीं लिया जा सकता। भाई अगर हम इधर से फोटो ले रहे हैं तो ये सब तो आ जाएगा, लेकिन अगर इसके पीछे इधर कुछ भी लिखा है तो क्या उस फोटोग्राफ में आ सकता? नहीं, कभी नहीं आ सकता है। ठीक है? और इसका उल्टा, अगर हम इधर से फोटोग्राफ ले रहे हैं तो इधर का आ जाएगा, बट इधर का नहीं आ जाएगा। मतलब इस पेन का एक बार में आप परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं ले सकते, इसलिए ये पेन भी क्या हो गया? 3 डायमेंशनल। लूडो का डाइस भी क्या हो गया? 3 डायमेंशनल। आप जिस हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो हॉल ऐसा है जिसका आप एक बार में फोटोग्राफ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? जिधर से भी आप फोटोग्राफ लेंगे तो सामने का तो आ जाएगा, लेकिन कैमरे के पीछे का जो पोर्शन होगा उसमें फ़ोटो कभी नहीं आ पाएगी, उतने पार्ट का फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं। इसके उल्टा अगर उधर से लेंगे तो इधर पीछे का छूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऐसा हमने डिफरेंस आपको बता दिया है जहाँ से आप तुरंत ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी चीज़ 2 डायमेंशनल है और कौन सी चीज़ 3 डायमेंशनल है। ठीक है ना? तो ये इतने सारे हमने डिफरेंसेस बताए हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं बच्चों, मेंसुरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है 2 डायमेंशनल और दूसरा है 3 डायमेंशनल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस के लिए हमने बच्चों 4 पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट है। पहला डिफरेंस क्या है कि जो 2D मेंसुरेशन है ये एरिया से रिलेटेड बात करता है, जबकि 3D मेंसुरेशन ये वॉल्यूम से रिलेटेड, आयतन से संबंधित बात करता है। दूसरा डिफरेंस हमने क्या बताया है कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, जबकि वहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर प्लेन से रिलेटेड बात होती है, समतल से रिलेटेड बात होती है, जबकि वहाँ पर स्पेस से रिलेटेड बात होती है। चौथा पॉइंट बताया कि जितनी भी 2 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं इनका हम परफेक्ट फोटोग्राफ ले सकते हैं। जैसे कोई एक खेत है, खेत का शेप जो भी है उसका फोटोग्राफ हम ले सकते हैं, एग्जैक्टली आ जाएगा खेत का फोटोग्राफ क्या है। तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जितनी भी 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं उनका हम परफेक्ट फोटो कभी नहीं ले सकते हैं। तो ये 4 बहुत बढ़िया से डिफरेंस है, कभी नहीं भूलोगे और कभी आपको मुश्किल नहीं होगी कि कौन सी चीज़ 2 डायमेंशनल है और कौन सी चीज़ 3 डायमेंशनल है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब 2D में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं जो हमें स्टडी करनी है, जो हमें पढ़नी है। तो 2D के एग्जाम्पल्स यहाँ पर बच्चों लिखते रहे हम। 2D में कौन कौन सी चीज़ें हैं?
पहला, ये एग्जाम्पल्स हैं 2D के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। पहला स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स आयत। तीसरा ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। चौथा सर्कल मीन्स वृत्त। पांचवा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त। छठा सर्कल सेक्टर, वृत्तखंड। सर्कल सेक्टर मतलब वृत्तखंड। सातवां रोम्बस, रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। आठवां पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मीन्स पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। नाइन्थ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड भी इसको कहीं कहीं बोल देते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स ये आपके हो गए 2 डायमेंशनल के, जिन पर बेस्ड होकर क्वेश्चंस बनते हैं 2 डायमेंशनल में। पहला क्या है, स्क्वायर मतलब वर्ग। दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स आयत। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। सर्कल मीन्स वृत्त। सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त। सर्कल सेक्टर मतलब वृत्तखंड। रोमस मीन्स समचतुर्भुज। पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। और ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। तो इतनी चीजें हमको पढ़नी है बच्चों 2 डायमेंशनल में। अब बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल के एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डायमेंशनल, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला क्यूब, क्यूब मतलब घन, क्यूब मतलब घन। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। स्फेयर मीन्स गोला। हेमीस्फेयर मीन्स अर्धगोला। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया। इसके बाद आ जाता है कोन, कोन मतलब शंकु, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका कोनिक्स, कोन से जो कट पीट के बनते हैं कोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, 3 डायमेंशनल के। पहला क्यूब, क्यूब मतलब घन। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला। हेमी स्फेयर हो गया, कोन हो गया, कोनिक्स हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ जो चीज़ें होंगी वो आगे आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पढ़नी हैं इसमें, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो पढ़ने का इसको सिस्टम रखेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं ये बहुत बड़ा सेक्शन है, तो एक साथ तो हम इसको नहीं डिस्कस कर सकते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी इनकन्वीनियंट होगा, असुविधा होगी। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, जो बेस्ट तरीका रहेगा, बेहतर तरीका रहेगा, वो क्या रहेगा कि पहले हम लोग 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन की स्टडी करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल को। तो 2D और 3D हम लोग अलग अलग लेकर चलेंगे। तो पहले हम लोग 2D के जो रिलेटेड फार्मूले हैं पहले उन पर फोकस करेंगे, इसके बाद फिर उस पर क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से 2D को कंप्लीट करेंगे, फिर 3D में जितनी भी चीज़ें लिखी इनसे रिलेटेड फार्मूलों का स्टडी करेंगे, और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम लोग 2 पार्ट में इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिनको भी नोट बनाने हैं या नोट करनी है चीज़ें, वो यहाँ से फटाफट नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब जो हम लोग का काम होगा वो होगा कि ये जैसे हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको ये भी बताएंगे कि शेप क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, या इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें चलेंगी और साथ में उनसे रिलेटेड फार्मूले भी चलेंगे, और बिल्कुल वही तरीका आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर भी क्यूब क्या होता है एग्जैक्टली, क्यूबाइड क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, हेमी स्फेयर क्या होता है, कोन क्या होता है, कोनिक्स क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट बच्चों इसको नोट करिए, और चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के पहले इससे रिलेटेड फार्मूले जल्दी से देख लेते हैं, और आप नोट भी कर लीजिए उन फार्मूले को, इन चीज़ों को समझते हुए का मतलब फार्मूले तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एग्जैक्टली ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर की एग्जैक्टली कंडीशन होती क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए।
रेक्टेंगल में क्या होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी कई तरीके के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, फिर सर्किल, फिर सेमी सर्कल, फिर रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपीजियम। इस तरीके से हम लोग इसको एक एक चीज़ लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। ओके प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि 2D और 3D में डिफरेंस पहले हम लोगों ने समझा, फिर 2D के एग्जाम्पल्स क्या हैं, 3D के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करते हैं कि 2D में जो भी एग्जाम्पल्स थे, जितनी भी चीज़ों के नाम लिए थे, है ना, उनके शेप क्या हैं, उनसे रिलेटेड फार्मूले क्या हैं, उनकी खास बातें क्या हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है। पहला स्क्वायर ले लेते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्ग। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग। होता क्या है, इस तरीके से होता है बच्चों, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, वर्ग, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। मीन्स अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या है, ए, तो ये साइड भी क्या है, ए, ये साइड भी क्या है, ए, चारों साइड्स बराबर होती हैं। और दूसरी चीज, हर एंगल, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। एक पॉइंट क्या है कि सभी साइड्स बराबर होती हैं। दूसरा, हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दें, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये हो गया विकर्ण। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी विकर्ण बोल सकते हैं। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, दो डायगोनल होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ABCD कोई वर्ग है, ABCD ये कोई वर्ग है, तो एक डायगोनल क्या है बच्चों, AC। AC क्या है, डायगोनल है। डायगोनल मतलब विकर्ण। डायगोनल मीन्स क्या होता है, विकर्ण। क्लियर। और दूसरा डायगोनल क्या है, BD, ये भी क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। सही है, ये भी विकर्ण है। बट दोनों डायगोनल क्या होते हैं, दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं। मीन्स जितना AC होगा उतना ही BD होगा, ये कभी कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना कि इसके दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरी खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसकी जो डायगोनल्स का कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट जो होता है, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं। मीन्स ये एंगल भी क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्क्वायर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या कितना कुछ होता है। हम लोग सिंपली स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की तो नहीं पता होती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या करना है। देखिए पहला पॉइंट, इसका जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है बच्चों, ये क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड क्या हमने यहाँ पर लिया है, A, तो क्या हो गया, A स्क्वायर। दूसरा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बच्चों होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का सिंपली मतलब क्या होता है, परिमाप। मतलब आसपास की जो बाउंड्री होती है, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो बाउंड्री है इसी को बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमाप। क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाप। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाप। ये क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू A, 4 इंटू A। ये क्या हो गया भाई, हर साइड A है तो 4 इंटू A। समझ गए ना, परिमाप क्या है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सब चीज़ है ऐसे चले, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर तो ये सब जुड़ के क्या बन जाता है, परिमाप। मतलब सिंपली आप ये समझ लो, जहाँ पर भी परिमाप शब्द आ जाए, पेरीमीटर शब्द आ जाए, आपको ये समझना कि उस चीज़ की जो बाउंड्री है, बॉर्डर लाइन है, वही क्या है, परिमाप है। क्लियर है, तो ये बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है साइड रूट 2। विकर्ण क्या होता है बच्चों, साइड रूट 2। साइड क्या है, A, तो A रूट 2। अगर इसकी साइड, स्क्वायर की साइड जो भी है उसमें रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही बच्चों क्या बन जाता है, उसका विकर्ण बन जाता है, डायगोनल बन जाता है। इज दैट क्लियर, ठीक। तो इधर आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें हमारी स्क्वायर के अंतर्गत आ गई। इसी तरीके से अब हम बात कर ले रहे हैं
बात कर ले रहे हैं रेक्टेंगल की। तो पहला पॉइंट हो गया आपका स्क्वायर, दूसरा पॉइंट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं बच्चों? आयत। कैसे होता है वो समझो। ये शेप होता है आपका आयत का। इसकी ये लेंथ होती है, जो बड़ी भुजा होती है उसको लेंथ कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? विड्थ कहते हैं। लेंथ, ये लंबाई L है, ये चौड़ाई क्या है? B है। और इसमें भी ये हर एंगल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है। और अगर ये L है तो ये भी बच्चों क्या होगी? L, और ये B है तो ये भी क्या होगी? B। और इसमें भी दोनों डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका डायगोनल इस तरीके से, ये क्या हो गया? डायगोनल। इसमें भी दो डायगोनल होते हैं। अगर इसका भी नाम लिखते हैं ABCD, तो एक डायगोनल क्या है? AC है, दूसरा डायगोनल क्या है? BD है, और ये दोनों बराबर हैं। ये क्या है? डायगोनल, मतलब विकर्ण। क्या है बच्चों? विकर्ण। ठीक है ना? ये है विकर्ण, डायगोनल। ठीक। अब बात करते हैं इसमें, इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, ये बच्चों क्या होता है? परिमाप होता है 2L + B, 2L + B, मतलब 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। देखो ये और ये जोड़ोगे तो एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई आ गई, फिर से एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई आ गई, तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, इसलिए परिमाप क्या हो गया? 2L + B। या आप वैसे भी निकाल सकते हो, L + B + L + B करोगे तो भी 2L + B आएगा, मतलब सभी साइड्स को जो ऐड कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा? परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होता है बच्चों? 2L + B। अब बात करते हैं इसका विकर्ण। डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल जो होता है ये होता है √L² + B²। √L² मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे और उसका क्या ले लेंगे? दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा विकर्ण। इस तरीके से बच्चों ये है। तो ये पॉइंट है आपका वर्ग वाला और ये पॉइंट है आयत वाला, मतलब रेक्टेंगल। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली कि क्या है, और फार्मूले भी समझ गए, और इसमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं, खास बातें, खास पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर समझ गए। तो जल्दी से इनको नोट करिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। क्या होता है बच्चों? त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है ना? जनरली कोई, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, कोई भी ट्रायंगल इस तरीके से ऐसे बना लें, और ट्रायंगल की अगर ये साइड है A, ये साइड है B और ये साइड है C। किसी भी ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान रखना, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। इन्हीं के आधार पर ट्रायंगल का निर्धारण होता है कि वो ट्रायंगल किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब आपने कई नाम सुने होंगे, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ये नॉर्मल हमने कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर लिया है, अगर इसकी एक साइड A है, दूसरी B है और तीसरी C है, तो यहाँ पर इसका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, परिमाप बच्चों क्या होगा? अभी हमने बताया बाउंड्री को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये बाउंड्री होगी, इसको ऐसे चलेंगे तो बाउंड्री, तो क्या हो जाएगा? A + B + C, ये इसका क्या बन जाता है? पेरीमीटर। ठीक है ना? अब ट्रायंगल के नेचर के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका एरिया की बात करेंगे। तो जैसे पहले ट्रायंगल की बात करें, पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड मतलब समकोण त्रिभुज। राइट एंगल्ड समकोण त्रिभुज, समकोण, है ना? राइट एंगल। अगर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसे होता है बच्चों? इस तरीके से, ऐसे। इसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2। बेस मतलब आधार, इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। अगर ये आधार आपका A है और हाइट इसकी क्या है? B है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ, बेस है A और हाइट क्या है? B, तो हाफ A इंटू B। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर हम बात करें
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। बाहु मतलब क्या होता है, भुजाएं। सम मतलब समान, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब इस तरीके से हो गया, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो इस तरीके के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इस समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, ये एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स √3/4, साइड क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब थर्ड टाइप ट्रायंगल की बात करें, तीसरे टाइप का ट्रायंगल होता है स्केलीन। स्केलीन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की साइड ए है, ये बी है और ये सी है, सभी अलग अलग हैं। ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। तो ऐसे में इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये एरिया होता है √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहाँ पर S की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A प्लस बी प्लस C/2। S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, मीन्स A, B और C, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, उसको आधा कर देंगे तो ये S की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से फिर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो ये मोस्टली 3 प्रकार के ट्रायंगल हो गए और इन्हीं 3 से पूरे के पूरे ट्रायंगल का मेंसुरेशन में डिस्कशन हो जाएगा, अतिरिक्त की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसी में कन्वर्जन हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो मुख्य हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है वो समझ गए, इस विषम बाहु ट्रायंगल क्या है वो भी आप समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल भी समझ गए, सबसे ज़्यादा तो यूज इसी का होता है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर पाए कि ट्रायंगल में क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। बच्चों चौथा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल मतलब वृत्त, सर्किल मतलब वृत्त। अब वृत्त क्या होता है पहले ये समझो। जैसे ये चीज़ है, ये क्या कहलाती है, वृत्त, सर्किल कहलाती है। किसी एक पॉइंट पर फोकस करके बराबर दूरी पर पॉइंट लोकेट होते हैं तो ऐसी रचना को क्या बोलते हैं, सर्किल। ये अगर इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस। ये रेडियस अगर इसको यहाँ तक और बढ़ा दें तो जितना इधर रेडियस है उतना ये भी होगा, रेडियस तो बराबर होती है, ये भी r है। बट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो रेडियस यहाँ पर क्या है बच्चों, r। रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये क्या है, r है। रेडियस अगर r है तो डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको नाम ले लें AB, AB ये क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। क्या होगा, डायमीटर। और इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास। और ये क्या होता है, 2r। व्यास क्या होता है, 2r। भाई r यहाँ तक, r यहाँ तक, तो टोटल कितना हो गया, 2r। अब बात करते हैं इसका जो बाउंड्री होती है, इसके बाउंड्री वही पेरीमीटर, बट नाम बदल के क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस। नाम बदल के क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस। ये परिधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। वहां पे बोलते हैं परिमाप शब्द होता है, यहाँ पे परिधि है, मतलब वही है। परिधि मतलब आसपास का जो बाउंड्री होता है। परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr। अब बात करते हैं एरिया की। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। तो सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का जो एरिया होता है बच्चों क्या होता है, πr²। और सरकमफेरेंस जो होती है वो 2πr होती है। और डायमीटर मतलब व्यास जो होता है वो 2r होता है। मतलब अगर हमें व्यास पता हो तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या पता है तो उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है ना। और किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है, चाहे जो भी रेडियस, चाहिए 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 चाहिए, सभी रेडियस क्या होती है, बराबर। ऑल द रेडियाई आर सेम, ऑल द रेडियाई आर सेम, सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर।
वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं बराबर, मतलब जितनी ये होगी उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हम बता रहे हैं जो बहुत काम के हैं, बहुत ज़्यादा काम के, और आपको लग भी रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसी लगने वाली होंगी कि जो पहले से नहीं पता थी। ठीक है, तो चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। 5th पॉइंट है सेमी सर्किल, अर्धवृत्त क्या होता है। सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, क्या बोलते हैं इसको, अर्धवृत्त, आधा वृत्त। अर्ध का मतलब होता है आधा, वृत्त मतलब वृत्त, आधा वृत्त। इस तरीके से अगर ये है इस तरीके से है तो इसको बोलते हैं आधा वृत्त, अर्धवृत्त। तो रेडियस तो ये है r, ये भी क्या हो जाएगी r। तो इसका जो डायमीटर होता है, जो अर्धवृत्त का डायमीटर मतलब व्यास होता है, ये तो वही होता है 2r, लेकिन जो सरकमफेरेंस मतलब परिधि या परिमाप होती है, सरकमफेरेंस, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है, देखो बच्चों ये 2r है, और ये सर्किल में अभी आपने देखा था सर्किल में ये पूरा क्या होता है 2πr, तो आधा हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये πr हो जाएगा। तो πr तो ये हो गया, और ये भी तो ऐड हो जाएगा, मतलब बाउंड्री लेनी होती तो ये जोड़ेंगे उसमें ये भी जोड़ेंगे, तो πr प्लस 2r, मतलब इसकी जो परिधि होती है ये क्या बन जाती है πr प्लस 2r। इसकी परिधि क्या बन जाती है πr प्लस 2r। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ πr स्क्वायर। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके सामने सब चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं कि सर्किल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मतलब होता है, सेमी सर्किल कैसा होता है, ये πr प्लस 2r कहाँ से आया, क्या मतलब था। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, और बहुत अच्छे तरीके से आप इन सभी चीज़ों को क्या कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा है। एक एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि बहुत स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप वाला ये टॉपिक है, हमें बहुत इस पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा स्कोर हमें यहाँ से मिलने वाला है, बहुत अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए। तो जल्दी से नोट करिए, और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग सर्किल देख लिए, सेमी सर्किल देख लिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्किल सेक्टर। सर्किल सेक्टर मतलब वृत्तखंड, सर्किल सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या होता है खंड, टुकड़ा, भाग, कुछ भी आप बोल दो, वृत्तखंड, ये क्या है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, जैसे ये कोई बच्चों सर्किल है आपका, है ना, ये इसका सेंटर है, इसका एक टुकड़ा ऐसे इस तरीके से काटा गया, ये क्या कहलाता है वृत्तखंड। इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं वृत्तखंड। ये जैसे सेंटर है O, ये A है, ये B है, तो OAB को हम लोग क्या बोलेंगे, OAB को क्या बोलेंगे वृत्तखंड, सर्किल सेक्टर। सर्किल सेक्टर मतलब वृत्तखंड, मतलब वृत्त का कोई एक टुकड़ा, इस तरीके से। तो इस वृत्तखंड का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर, ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर क्या होता है। अगर बच्चों ये एंगल हम थीटा मान लें, पूरे देखिए एक चीज़ और समझ लो, सर्किल के सेंटर पर जो टोटल एंगल बनता है, इस तरीके से जो टोटल ऐसे आसपास से टोटल एंगल बनता है वो 360 होता है, बट यहाँ पर जो सर्किल सेक्टर हमने लिया, जो खंड लिया, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे में इस सर्किल सेक्टर का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, क्या होगा πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर, इतने खंड का एरिया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमें ये निकालना है, ए बी निकालना है, मतलब इस वृत्त खंड का जो पेरीमीटर है वो क्या है, इस वृत्त खंड का पेरीमीटर क्या है। तो कुछ इस तरीके से ये बन के निकलेगा, कुछ ऐसे, ध्यान देना, ऐसे तो निकलेगा, बिल्कुल वही चीज़ है, ये है O, ये है A, ये है B, और ये एंगल क्या था, थीटा था। तो इतने का जो सरकमफेरेंस आएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल सेक्टर, सर्किल सेक्टर मतलब ये जो हमने सर्किल सेक्टर ये काट के निकाला हुआ है, इस तरीके से ये जो काट के निकाला हुआ है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगी, परिधि होगी, वो क्या होगी, देखिए ये जो है A से B तक, ये क्या होगा, ये होगा 2πr पूरे सर्किल की होती है, उसमें से हम इतने की बात कर रहे हैं, तो इंटू थीटा अपॉन क्या हो गया 360, ये हो गया। तो इतने का ये हो गया, प्लस r ये भी है, प्लस r ये भी है, तो प्लस 2r मीन्स इस जो सर्कल
सेक्टर को हमने काटा हुआ है, इसका अगर हम सरकमफेरेंस परिधि निकालेंगे तो बच्चों इतना जो आएगा वो क्या आएगा 2 पाई आर। भाई पूरा 2 पाई आर होता है, हम थीटा पार्ट की बात करें तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, तो ये हो गया, प्लस ये भी ऐड होगा और ये कितना है आर है, और ये भी कितना है आर है, तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है बाउंड्री, मतलब ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी, तो ये ए बी कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 प्लस आर और आर 2r। तो इस तरीके से बच्चों सर्किल सेक्टर में हमने सर्किल सेक्टर में ये देख लिया कि सर्किल सेक्टर क्या होता है। दूसरी चीज़ सर्किल सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, और सर्किल सेक्टर का अगर परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो चलिए फिर से वही बात आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग ले रहे हैं रोम्बस। सम चतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ये क्या होता है। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, सम चतुर्भुज में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये ए है तो ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए और ये भी क्या होगी ए, सभी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे वर्ग में सभी साइड्स बराबर होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सम चतुर्भुज में सभी साइड्स बराबर होती हैं। मतलब ये साइड ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, साइड्स सभी बराबर होती हैं। बट वर्ग में सभी साइड्स के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। पहला अंतर यही है वर्ग और सम चतुर्भुज में कि वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ बट सिमिलर कौन सा पॉइंट है कि उसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक दूसरा पॉइंट, वर्ग में दोनों विकर्ण हमने बताए थे, दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, बट यहाँ पर एक डायगोनल क्या होता है छोटा और एक डायगोनल क्या होता है बड़ा। जैसे एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, ठीक है ना, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ए बी सी डी। अगर इस तरीके से हम इसका नाम लिख लें तो एक डायगोनल क्या है बच्चों ए सी और दूसरा डायगोनल क्या है बी डी। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल। ए सी इज नॉट इक्वल बी डी, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों डायगोनल यहाँ पर बराबर नहीं होते हैं। तो अब ऐसे में अगर इसका एरिया हम निकालें तो सम चतुर्भुज का जो एरिया होता है ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। सही है। अब अगर इसमें से हम एक डायगोनल AC को हम ये लेट कर लें कि AC इक्वल क्या है D1 है और BD इक्वल क्या है D2 है, मतलब एक डायगोनल D1 है, एक डायगोनल क्या है D2 है। तो ऐसे में एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है ना। तो 1/2 D1 इंटू D2। और बात करें इसके पेरीमीटर की तो पेरीमीटर बच्चों क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर वही आएगा जो वर्ग का है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसमें भी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू ए। भाई ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका पैरामीटर बच्चों क्या बन जाएगा 4 इंटू ए। तो इस तरीके से ये आपका है बच्चों क्या सम चतुर्भुज का डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, तो देखते हैं अगले पॉइंट में क्या है।